जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो है 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की जो हमारी बुक है, पिनक्कल की जो है हमारी बुक है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको साइंस करवा रहा हूँ और ये जो एडिशन है, ये 5th एडिशन है। ये सारा का सारा कंटेंट वो है जो टीसीएस जो एग्जाम लेती है, जितनी भी एग्जाम हाल फिलहाल लिए हैं उन सभी के क्वेश्चंस हैं और उनको एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। आप ये मान सकते हो कि आपके आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल जो है ये बुक है। दोनों मीडियम में जो है ये अवेलेबल है, आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगी। और ये जो सेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसके अंदर हम सॉल्यूशन दे रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जो है वो बता रहे हैं, ताकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें आप अच्छे से जो है इन क्वेश्चंस को कर पाओ और इनसे रिलेटेड जो है फैक्ट पता कर पाओ। चलिएगा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि साइंस में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके आंसर क्या हैं, उनका महत्व क्या है। केमिस्ट्री हमारी चली हुई है और केमिस्ट्री के जो है हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन आज का पहला है, व्हाट इज द रेशियो बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। देखिएगा, ये मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम में, चाहे सीजीएल हो सीएचएसएल हो। तो देखिएगा, वाटर जो होता है, वाटर पानी का फॉर्मूला आपको पता है H2O होता है। पानी का फार्मूला H2O होता है और हर चीज़ जो है मोलर कंसेप्ट जो है, चाहे वो मास है चाहे एटॉमिक रेशियो है, कोई भी रेशियो, सभी चीज़ें जो हैं वो उसके फॉर्मूले पे निकाली जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक होता है एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो पहले आपको ये पता होना जरूरी है। एटॉमिक रेशियो होता है कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका मतलब 1 है, यानी कि एटॉमिक रेशियो यहाँ पर 2:1 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है मास रेशियो। भी इसके पास मास कितना है, मास का रेशियो क्या है। तो देखिएगा, मास, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन जो है पार्टिकल कितनी है, 2 है, यानी कि 1 गुणा में 2, 2 रेशियो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास होता है 8 दूनी 16, 16 मास होता है जो है आपका 8 जो इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये, तो इसका जो मास रेशियो होगा 1:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:8 जो होगा वो इसका मास रेशियो आ जाएगा 1:8। ये निकालना आपको, रटना नहीं है। और एक होता है मोलर मास, टोटल मास कितना होगा, जिसको हम मोलर मास बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। इसका टोटल मास कितना होगा, 2 तो हाइड्रोजन के पास मास है प्लस में 16 ऑक्सीजन के पास मास है, यानी कि इसका जो मास होगा वो 18 म्यू होगा, 18 ग्राम होगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन जो है आपसे किसी भी कंपाउंड से पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये निकालने आने चाहिए, ना कि रटने। ठीक है, तो आपको निकालने, जैसे आपसे पूछ ले सल्फ्यूरिक एसिड का, आपसे सेम ऐसे ही पूछ ले सल्फ्यूरिक एसिड का, आप निकालो इसका सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास क्या होगा, मास रेशियो क्या होगा और एटॉमिक रेशियो क्या होगा, तीनों चीजें जो है आपको निकालनी है। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में सभी को पता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो H2SO4 होता है, H2SO4। 3 कंपाउंड है, यानी कि इसका पास एटॉमिक रेशियो जो है AR जो है इसका क्या रहेगा, वो रहेगा 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 जो है इनके पास ऑक्सीजन रहेंगे। मास रेशियो क्या रहेगा, मास रेशियो क्या रहेगा, मास रेशियो जो है आपका वो कितना रहेगा, वो रहेगा 2, तो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1 यानी कि 2 रेशियो, सल्फर का मास 16 यानी कि 16 रेशियो। ठीक है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, सॉरी सल्फर का मास 32 होता है, 16 नहीं होता, 32 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और ऑक्सीजन का 16, 16 चौक 16 32 16 43 16 चौक 64, यानी कि 64 जो होगा वो इसका मास होगा। काटने के बाद आप पाओगे 1 रेशियो 16 रेशियो 32 जो होगा वो इसका कौन सा रेशियो होगा, ये जो इसका मास रेशियो होगा। अब मोलर मास भी निकाल सकते हैं, इसका टोटल मास कितना होगा, मोलर मास जिसको हम बोलते हैं वो होगा 64 और 32 और 2, इनको जोड़ लीजिएगा, टोटल मास निकल के आ जाएगा। तो जोड़ लीजिएगा कितना होगा, ये 6 और 2 8, 6 और 2 8 और ये 9, यानी कि 98 म्यू जो होगा इसका टोटल मास होगा। यानी कि आप किसी भी कंपाउंड का रेशियो, मास रेशियो और जो है उसका मोलर मास निकाल सकते हो। तो आपको रटना नहीं है, कहीं आप ये सोचो कि केवल वाटर से काम चल जाएगा, कल ही को आपको एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वही है,
सबसे पहले आप इसका फार्मूला लिखो। फार्मूला कितना होगा, CO और 2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब मास रेशियो निकालना है, इसका मास रेशियो निकालना है। पहला तो एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। एटॉमिक रेशियो कितना होगा, 1:2। मास रेशियो कितना होगा, मास रेशियो यहाँ पर कार्बन का रेशियो मास कितना होता है, 6 दूनी 12 रेशियो। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 और ये 2 है, 2 है तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। जब आप इसको काटोगे तो कितने पे जाएगा, ये 4 तिये 12, 4 अठे 32, यानी कि 3:8 जो होगा वो कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशियो होगा 3:8, यानी कि ए इज द राइट आंसर। यहां पर इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। तो आपको मास रेशियो, मोलर मास और एटॉमिक रेशियो ये निकालने आ गए होंगे। थोड़ी जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मैं दे देता हूं, HNO3 का निकाल लीजिएगा, HCl का निकालिएगा, तीनों चीजें निकालनी है आपको, ताकि आपकी जो है थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको कोई भी कंपाउंड दिया जा सकता है और उस कंपाउंड का आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मास रेशियो कितना होगा, मोलर मास कितना होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मिक्सचर। मिक्सचर के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। देखिएगा, मिक्सचर से लेकर बहुत से क्वेश्चन आएंगे आगे, तो मैं यहीं पर आपको बता देता हूं मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं और मिक्सचर होते क्या हैं। मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं मिक्सचर। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक दूसरा होता है आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर। 2 टाइप के मिक्सचर हैं, एक सममांगी और एक असममांगी। सममांगी का मतलब जब हम किन्हीं भी 2 चीजों को मिलाते हैं और मिलाने के बाद उनका जो कंपोजिशन जो है वो सेम हो जाए, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि मैं कहता हूं, मैंने लिया पानी और उसमें डाल दिया नमक, पानी और नमक को मिला दिया, अब पानी और नमक का कंपोजिशन सेम हो गया। अब हम नहीं पता कर सकते कि पानी क्या है और नमक क्या है। तो ऐसे मिक्सचर को जहां पर दोनों यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट की यानी कि दोनों चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, यानी कि मिक्सचर के लिए हम 2 चीजों का यूज करते हैं। एक सोल्यूट होता है जो कम मात्रा में होता है, एक सोलवेंट होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है। जब हम कम मात्रा वाले को ज्यादा मात्रा वाले में मिलाते हैं तो वो डिजोल्व हो जाता है अच्छे से, उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे मैंने आपको कहा ना, वाटर के अंदर क्या मिला दो, वाटर के अंदर साल्ट को आप मिक्स कर दो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसका एग्जांपल है सॉल्यूशन। क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल कौन है, सॉल्यूशन बनते हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि वाटर और साल्ट को मिलाने पर आपका सॉल्यूशन बनेगा। हिंदी में विलयन कहते हैं इनको। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, जहां पर हम 2 चीजों को मिलाएं, सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाएं, और मिलने के बाद वो अच्छे से मिक्स ना हो, यानी कि उनकी कंपोजिशन एक ना हो। जैसे कि मैं कहता हूँ पानी में मिट्टी मिला दो, जैसे ही पानी में मिट्टी मिलाओगे, घोलने के बाद क्या होगा, मिट्टी अलग दिखेगी और पानी अलग दिखेगा। या फिर कैसा होगा, थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे चले जाएगी, पानी ऊपर चला जाएगा। यानी कि ऐसे मिश्रण को हेट्रोजीनियस कहते हैं, असममांगी कहते हैं, उनके अंग समान नहीं होते। अब हेट्रोजीनियस 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके सस्पेंशन और एक होते हैं आपके कोलोइड। हिंदी में कहते हैं सस्पेंशन को निलंबन और कोलोइड को कोलोइड ही कहते हैं। अब देखिएगा, यहां पर भी 2 टाइप के हेट्रोजीनियस होते हैं। एक तो मैंने कहा पानी के अंदर मैंने मिट्टी मिला दी, मिलाने के बाद मिट्टी बिल्कुल ही अलग दिख रही है, यानी कि उसके पार्टिकल जो है, सोल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो बड़े हैं, उसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। और जहां पर सोल्यूट के पार्टिकल बहुत छोटे हों, महीन हो, वो देखने से नहीं दिखे कि इसके अंदर मिलाने के बाद आपको अलग अलग चीज दिख रही है या नहीं दिख रही है, उसको हम बोलते हैं कोलोइड। जैसे दूध है, दूध सॉल्यूशन नहीं है, दूध आपका कोलोइड है, मिल्क। लेकिन मिल्क के अंदर बहुत से कंपोजिशन है जो अच्छे से नहीं मिले हैं। जैसे आप क्या करो, दूध को थोड़ा मतलब जो है उसको हिलाओ या फिर उसको रई से ऐसे घुमाओ, उसके ऊपर मक्खन अलग से ही आ जाएगा, यानी कि वो हेट्रोजीनियस है, वहां पर उसके कंपोनेंट अच्छे से मिले नहीं है। जैसे रक्त है, ब्लड जिसको हम बोलते हैं, ब्लड जो है वो भी कोलोइड है। तो होमोजीनियस केवल सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनियस सस्पेंशन और कोलोइड है। सस्पेंशन आप अलग से ही पता चल जाएगा देख के, हाँ भी इसके मिक्सचर नहीं हो रखे। कोलोइड का आपको पता नहीं चलेगा, आप सोचोगे अच्छे से मिला हुआ है, दूध में हर चीज अच्छे से मिली हुई है, आप ये सोचोगे, लेकिन
कोलोइड भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो अब आपका मिक्सचर जो है बहुत इजी हो जाएगा। आगे जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं आपके मिक्सचर के ऊपर ही हैं, इसलिए मैंने आपको यहीं पर बता दी है। देखिएगा भाई, कोलोइड के बारे में बताया गया है, कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कोलोइड जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच द पार्टिकल साइज इज लार्ज। नहीं भाई, लार्ज नहीं होता, पार्टिकल साइज जो है वो सस्पेंशन में लार्ज होता है। यहाँ पर पार्टिकल का साइज जो होता है वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, और इनमें पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो लार्ज होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, तो ये आपका गलत ही चेक करना था इसमें, तो ये बिल्कुल ठीक राइट आंसर होगा। और पढ़ लीजिएगा ताकि आपको फैक्ट के लिए अच्छे रहें। द मेजर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोलवेंट। मैंने कहा ना, दो चीज मिलानी है आपको, वाटर जो है आपका ये ज्यादा मात्रा में है यानी कि सोलवेंट होगा। मैंने कहा जो मेजर होगा वो सोलवेंट होगा, और जो कम होगा वो सोल्यूट होगा। वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो मेजर को हम सोलवेंट बोलते हैं, एंड माइनर को हम, ये दो क्वेश्चन बनते हैं भाई, आपसे पूछे जा सकते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि विल्य और विलायक बोलते हैं। सोलवेंट को विलायक और सोल्यूट को अपन विल्य बोलते हैं। ये आपकी चीनी है, ये आपका पानी है। पानी ज्यादा है, चीनी कम है, चीनी पानी में मिला दी, दोनों मिलने के बाद सॉल्यूशन बना देंगे। क्या बना देंगे, सॉल्यूशन बना देंगे। ए सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। बिल्कुल ठीक है, आपका जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये तीनों पॉइंट ठीक है नीचे वाले, ऊपर वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर ए होगा, गलत ही इसमें पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन किससे पूछा गया, कोलोइड से पूछा गया है। देखिए मैंने आपको एक बात बताई कि कोलोइड जो होते हैं, कोलोइड्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, लेकिन आपको अलग से ही नहीं पता चलेगा कि इसमें सोल्यूट कहाँ है, जो है सोलवेंट कहाँ है। बट कोलोइड्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं मेनली। देखिएगा 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक होते हैं आपके फोम, पहले तो मैं फोम ही लिख देता हूँ। एक होते हैं एरोसोल, वैसे और भी टाइप के होते हैं लेकिन मैंने मेन जो है आपको 3 बताए हैं। एक होता है आपका फोम, एक होता है आपका एरोसोल, और एक जो है आपका होता है, 1 मिनट रुकिएगा भाई, माइंड से स्लिप हो गया। ठीक है, एरोसोल, फोम, 1 मिनट याद आ जाएगा, इसको यहाँ पर जो है मार्क कर देते हैं 1 मिनट के लिए। ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कोलोइड जो होते हैं, एरोसोल कौन से होते हैं, जो एयर से बनते हैं, जैसे कि फोग है, मिस्ट है, स्मोग है, और आपका जैसे क्लाउड है। ये सारे के सारे जो हैं आपके एरोसोल हैं। क्या है, एरोसोल है। फोम कैसे होता है, जैसे आपकी क्रीम है, फोम है, फोम ही हो गया, क्रीम ही हो गया, क्रीम हो गया, बटर हो गया। ये जो आपके कैसे हैं, ये फोम वाले जो है आपके कोलोइड्स हैं, इनमें फोम होता है। और जैसे एक, ये मैं नाम भूल रहा हूँ यार, क्या है ध्यान में नहीं आएगा अब, मिल्क है, ब्लड है, इंक है, ये जो है आपके एक टाइप के कोलोइड्स होते हैं। 1 मिनट रुकिएगा भाई, ध्यान में से है ना, मतलब जो चीज़ एक बार के लिए निकल जाती है ना, फिर वो निकल ही जाती है। 1 मिनट रुकिएगा भाई, यहाँ पर इसको हटाइएगा। यहाँ पर फोम का एग्जांपल आपसे पूछा, ये फोम नहीं होते, फोम में जो है स्पंज आते हैं, फोम में क्या आते हैं, स्पंज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बटर चीज जो होते हैं ये इसी में जाते हैं, मिल्क के साथ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें फोम में जो है आपका क्या आता है, स्पंज आते हैं, केवल क्या आते हैं, स्पंज आते हैं। ये आपके जो है इस टाइप में आते हैं, यार एक्स मान लेता हूँ मैं इसको अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि जो चीज माइंड से 1 मिनट के लिए स्लिप हो जाती है ना, वो बड़ी मुश्किल से आती है। अब माइंड से स्लिप बिल्कुल ही हो गई। ठीक है, हालांकि घूम रही है, बिल्कुल घूम रही है, होता ना घूम रही है। ठीक है, मिस्ट जो है वो एरोसोल है। मिस्ट क्या है, एरोसोल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। क्या होगा भी, ए जो होगा इसका जो है राइट आंसर होगा। देखो बिल्कुल ही मतलब जो है दिमाग को टच कर रखी है, याद नहीं आ रही। ठीक है, कोलोइड जो है वो एरोसोल फॉर्म नहीं आएगा भाई, अब नहीं आएगा, आ जाएगा भाई, एक्स मान लो, मैं बता दूंगा इसको। ठीक है, इधर आ जाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। कौन सा जो है इनसॉल्युबल है, इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता भाई। अब देखो कौन कौन सा घुल जाएगा, साल्ट घुल जाएगा, बिल्कुल घुल जाएगा, शुगर चीनी घुल जाएगी, मिल्क घुल जाएगा पानी के अंदर, चाक घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। तो ये जो है इनसॉल्युबल है। सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, एसएससी एमटीएस के जिस भी शिफ्ट में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन मैंने आपको बताया हेट्रोजीनियस है,
जिसमें सॉल्वेंट बिल्कुल अलग दिख जाते हैं, उनको हम आपके सस्पेंशन बोलते हैं। देखिएगा, सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बिल्कुल ठीक है भाई, ये राइट है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाई नेक्ड आई, बिल्कुल भाई, मैंने कहा था पानी में मिट्टी मिला दो मिट्टी अलग से दिखेगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सस्पेंशन के ये ही दो आते हैं और ये ही सस्पेंशन को कंप्लीट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, दोनों के दोनों जो है आपके ठीक है। और इसने यही पूछा कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये चीज जरूर पढ़ा करो भाई, क्योंकि कई दफा क्या होता है एग्जामिनर ना नोट करेक्ट कह देता है और हमारे माइंड में एक ही चीज रहती है कि इसने करेक्ट पूछ रखा होगा और ये कर देता है। तो इसलिए इन चीजों को जरूर किया करो, मार्क पहले ही कर लिया करो जब आप क्वेश्चन करने जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सन भाई, ये देखिएगा यहाँ पर जो मैं बता रहा था आपको ये इमल्सन है। मैं कह रहा था दिमाग में से ना जो चीज निकल जाती है वो याद नहीं आती है। इमल्सन, ये सारे के सारे इमल्सन के जो हैं एग्जाम्पल हैं। ये कोलोइड्स जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं, इमल्सन, एरोसोल एंड फोम। फोम में आपके स्पंज आते हैं, फोम में जो आपके क्या आते हैं, स्पंज आते हैं, ठीक है। मिल्क, ब्लड, इंक, चीज, बटर, ये जो है सारे के सारे आपके किस में आते हैं, ये आपके इमल्सन में आते हैं। अब देखिएगा, अब बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, अब दिक्कत नहीं आएगी। एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, कौन सा जो है इमल्सन का एग्जाम्पल है, देखो भाई इमल्सन का एग्जाम्पल कौन सा है, दिख रहा होगा आपको, मिल्क, मिल्क है, ब्लड है, इंक है, बटर है, ये सारे के सारे आपके किसके इमल्सन के एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल इजी हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि बस ये वर्ड ही जो है मिस हो रहा था दिमाग से और वर्ड याद नहीं आ रहा था। इमल्सन के एग्जाम्पल, कोलोइड की टाइप है इमल्सन, इमल्सन जो है कोलोइड की टाइप है, कोलोइड की टाइप है इमल्सन, इसको याद रखिएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज इन मिल्क, मिल्क में से अगर आपको कोई भी इम्प्योरिटीज बाहर निकालनी है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे। देखो ऑप्शन को नेगलेक्ट कर लो पहले तो, ठीक है, ऑप्शंस को नेगलेक्ट करो। माइक्रोस्कोपी, अंदर से कोई चीज देखना, माइक्रोटोमी भी कोई चीज देखना, मतलब ये तो हो नहीं सकते, सेपरेशन के एग्जाम्पल नहीं है। ऑटोक्लेव और दूसरा आपका कोलम क्रोमेटोग्राफी, कोलम क्रोमेटोग्राफी, तो आपको बस डायरेक्ट ही एज ए फैक्ट याद करना पड़ेगा तो दी बेस्ट रहेगा। मिल्क में से जो इम्प्योरिटीज बाहर निकाली जाती हैं उस प्रक्रिया को हम जो है क्या कहते हैं, कोलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कोलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What kind of substances are separated using the technique of steam distillation? Steam distillation का मतलब क्या है, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के 2 सब्सटेंस मान के चलो, मान के चलो मुझे ना कोई चीज है, एक पानी मिला हुआ है, पानी के अंदर चीनी मिली हुई है, चीनी मिली हुई है। एक सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट मान के चलो 100 डिग्री सेल्सियस है और चीनी का मान के चलो 200 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर हम स्टीम डिस्टिलेशन प्रयोग कर सकते हैं। इसको उबाल दो, पानी पहले चला जाएगा, बाद में लास्ट में चीनी बच जाएगी। हालांकि चीनी का और भी ज्यादा होता है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया आपको। तो यानी कि जहां पर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है वहां पर हम इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, किसका, स्टीम डिस्टिलेशन का। तो यहाँ पर देखो भाई किसका प्रयोग जो है स्टीम डिस्टिलेशन में जो हम कर सकते हैं, देखिएगा, तो जहां पर बॉइलिंग पॉइंट का काम हो वहां पर करेंगे। कलर सब्सटेंसेस में, कलर सब्सटेंसेस में स्टीम डिस्टिलेशन का क्या काम, सब्सटेंसेस विद मैनी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो है आपके कोर सब्सटेंसेस, मोटे जो होते हैं, दानेदार जो सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंस दैट आर स्टीम वोलेटाइल, जो वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील का मतलब जैसे ही हम उनको गर्म करें और वो उड़ जाए, उनको हम बोलते हैं वाष्पशील, स्टीम वोलेटाइल बोलते हैं। तो हम जो है स्टीम डिस्टिलेशन उनकी करते हैं जो गर्म करने पर बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्या हो जाए, उड़ जाए, यानी कि बाहर चले जाए, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टीम वोलेटाइल बोलते हैं। तो डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द टोटल डिजोल्व सॉलिड। देखिएगा पानी के अंदर एक कैपेसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं टीडीएस। पीने का पानी 50 से 150 टीडीएस होना चाहिए, यानी कि इतने से ज्यादा, 150 से ज्यादा अगर टीडीएस है, टोटल डिजोल्व सॉलिड अगर ज्यादा है, सॉलिड्स मॉलिक्यूल पानी में ज्यादा है, 150 से ज्यादा है, तो वो पीने का पानी नहीं होगा। एक अच्छा पीने का पानी 50-55 का होता है, एक अच्छा पीने का पानी 50-55 होता है टीडीएस।
तो हम टीडीएस के अंदर जो है किस किस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग कर जल में कुल घुलित ठोस पदार्थों को कम किया जाता है। तो टीडीएस का मतलब है सॉलिड पार्टिकल। तो सॉलिड पार्टिकल्स इसके मास से इसके अंदर से निकालने हैं आपको। आयन एक्सचेंज, डिस्टिलेशन, कार्डिंग। अब देखो आयन एक्सचेंज से हम सॉलिड पार्टिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं, डिस्टिलेशन से तो हम बिल्कुल ही निकाल सकते हैं, लेकिन कार्डिंग प्रक्रिया से हम जो है टीडीएस बाहर नहीं निकाल सकते, यानी कि सॉलिड वेस्ट को हम बाहर नहीं निकाल सकते, ये गलत है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पूछा कौन कौन से हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो 1 और 2 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। यहां से जो हम टीडीएस जो है यानी कि सॉलिड जो है वाटर से वो बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो कार्डिंग से नहीं निकालेंगे, आयन एक्सचेंज से और डिस्टिलेशन से हम जो है निकाल देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा। Which among the following is not true about a solution and the solute concerned? यानी कि सॉल्यूशन और सोल्यूट के बारे में। सोल्यूट क्या है, सॉल्यूशन के अंदर जो माइनर है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, और नॉट ट्रू कौन सा ठीक नहीं है, यानी कि 3 ठीक है, यानी कि 3 क्वेश्चन और बनेंगे। देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। बिल्कुल भाई, जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं, क्योंकि इसमें किसकी बात की है, सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के अंदर जो है स्कैटर नहीं होती, स्कैटरिंग नहीं होती बीम लाइट, यानी कि यहाँ पर टिंडल इफेक्ट नहीं दिखता है, इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में सोल्यूट बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, यानी कि गैप नहीं होता है, तो लाइट बाहर नहीं जाएगी। सस्पेंशन, टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है, सस्पेंशन और कोलोइड जो हैं आपके, ये आपके टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, ये दोनों आपके टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, बट आपका सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, ये बिल्कुल ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट settle down at the bottom when solution is kept undisturbed। यानी अब एक बात बताओ भाई, मैंने चीनी में पानी मिला दी, सॉरी पानी में चीनी मिला दी, यानी कि वो सॉल्यूशन बन गया, घोल दी। अब थोड़ी देर रोकने के बाद चीनी नीचे बैठ जाएगी क्या, नहीं बैठेगी। ये सस्पेंशन में होगा केवल, सॉल्यूशन में ये नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड कांट बी सीन विद नेकड आई। बिल्कुल ठीक है ये भी, हम नेकड आई से, नंगी आंखों से, खुली आंखों से हम इनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं सॉल्यूशन में, ये बिल्कुल ठीक है। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमें यही बताना है कि गलत कौन सा है, नॉट ट्रू कौन सा है, तो बी जो होगा वो ठीक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यानी कि गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी डैश विद डिक्रीज द टेम्परेचर। देखिएगा यहां पर गलत मत कर दीजिएगा, द्रव में गैसों की घुलनशीलता के बारे में बता रहा हूं। हम क्या सोचते हैं, हम मेनली सोल्युबिलिटी जब देखते हैं, जैसे ही सोल्युबिलिटी का वर्ड आता है, सोल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता की बात जैसे ही आती है, हम ये सोचते हैं कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो सोल्युबिलिटी भी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं ये सोचता हूँ, बात भी सही है। क्यों सोचता हूँ, क्योंकि मैं केवल एक ही बात याद रखता हूँ कि लिक्विड के अंदर जैसे ही मैं सॉलिड डालता हूँ उस टाइम पर टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मैं चाय बनाता हूँ, चाय में पानी लेता हूँ, पानी के अंदर चीनी डालता हूँ, अगर मैं ठंडे पानी में चीनी डालूंगा तो वो टाइम लगाएगी घुलने में, लेकिन मैं गर्म पानी में चीनी डालूंगा तो वो जल्दी घुल जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर सोल्युबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन ये कब हो रही है, ये जब हो रही है जब लिक्विड के अंदर हम सॉलिड डाल रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या पूछा है, इसने पूछा है गैस इन लिक्विड। यहां पर ये पॉइंट नोट कर दीजिएगा, यहां पर सोल्युबिलिटी कब बढ़ रही थी टेम्परेचर बढ़ाने पर, जब आपका सॉलिड इन लिक्विड था। यानी कि सॉलिड इन लिक्विड में सोल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो सोल्युबिलिटी घटेगी। लेकिन आपका जो गैस इन लिक्विड के अंदर केस उल्टा हो जाएगा भी। केस क्या उल्टा हो जाएगा, यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी घटेगी,
यानी कि यहां पर टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी सॉल्युबिलिटी। गैस इन लिक्विड में, यहां पर सॉलिड इन लिक्विड में डायरेक्टली, यहां पर इनवर्सली। तो इसने किस में पूछी है? गैस इन लिक्विड में जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर ये क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी भाई? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो क्या आंसर आएगा अभी इसका? इसका आंसर आएगा आपका सी, इंक्रीज होगी भाई। सी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ला से है, आपको डायरेक्ट ला याद है तो दी बेस्ट है, नहीं तो आप इसको कर लीजिएगा। डैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द आयन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि आयनों के स्वतंत्र प्रवास का कौन सा नियम यह कहता है कि एक विद्युत अपघटन की मोलर चालकता को विद्युत अपघटन के ऋणात्मक और धनात्मक के निजी योगदानों के जोड़े के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये किसके, कौन सा नियम है? आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ये नियम जो है आपका, ये आपका कोलराउस का नियम है। किसका नियम भी? कोलराउस का नियम है। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है कि एक विद्युत अपघटन में जो मोलर चालकता को जब विद्युत अपघटन के ऋणात्मक और धनात्मक के योगदान के रूप में जोड़ा मतलब जोड़कर दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। तो आपको डायरेक्ट फैक्ट याद रखना, एज ए फैक्ट करो, फैक्ट करो। ज्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ जो चीज याद करने की है, समझने की, उसको समझो। जो चीज याद करने की नहीं है, समझने की नहीं है, उसको समझने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं आएगा। जो चीज जिसके क्वेश्चन आ सकते हैं उनको मैं समझा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डैश आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। तो दो या दो से अधिक के होमोजीनियस मिक्सचर केवल सॉल्यूशन होते हैं। कौन होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन होमोजीनियस होते हैं। और जो आपके इमल्सन एंजाइम, ये अलग अलग है सब। यहाँ पर जो अमलगम क्या है? अमलगम क्या है? जब मरकरी किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करती है तो अमलगम बनाती है, ये हम कर चुके हैं। इमल्सन क्या है? एक कोलोइड है, कोलोइड की एक टाइप है। एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। वास्तव में प्रोटीन होते हैं एंजाइम, जो क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फूड डाइजेशन का काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं। तो इनको याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? सॉल्यूशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट को देखिएगा। सॉल्यूशन ही केवल होमोजीनियस है। कोलोइड और सस्पेंशन मिक्सचर तीन टाइप के माने मैंने, उनमें से एक टाइप सॉल्यूशन मान लिया होमोजीनियस है, और दो जो है आपके सस्पेंशन और कोलोइड, ये आपके हेट्रोजीनियस है। नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड एट द प्रिजर्वेटिव टू स्लो ब्रोविंग एंड discoloration in foods and beverages during preparation, storage and distribution। यानी कि तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिएगा, मैं मान के चलो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करना है, यानी कि एडिबल होना चाहिए, ऐसी चीज होनी चाहिए जो हम खा सकते हैं, जो हमें नुकसान ना दे। ऑप्शंस को नेगलेक्ट करो। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं। एक बात बताओ भाई, लाफिंग गैस एक टॉक्सिक गैस होती है, जहरीली गैस होती है, इसी वजह से ये लाफिंग गैस है। ज्यादा मात्रा में अगर इसको दे देंगे तो बेहोश हो जाएगा आदमी। ओस्पिन प्योर टॉक्सिक है, प्योर जहर है, ये तो प्योर जहर है। इधर आ जाओ। सल्फाइड्स पता नहीं है। क्लोरीन ये भी टॉक्सिक है, मुझे पता है। ग्रुप 17 पूरा का पूरा टॉक्सिक है। वाटर प्योरिफिकेशन करता है, बैक्टीरिया को मारता है, वाटर प्योरीफाई करता है। तो एक बात बताओ भाई, ऐसी चीज को हम फूड प्रोडक्ट में कैसे डाल देंगे? ये फूड प्रोडक्ट में डालने से, प्रिजर्व करने से तो गया, इन चीजों से तो हमें नुकसान ही होगा। तो ऑप्शन नेगलेक्ट करके हम इसका बता सकते हैं सल्फाइड्स इज द राइट आंसर।
वैसे आप याद रखिएगा, एज द फैक्ट याद रखिएगा कि भंडारण या वितरण के दौरान जो खाद्य पदार्थों और पेयजल होते हैं उनको ब्राउनिंग और मलिनीकरण यानी कि उनको खराब होने से, सिंपल बात मैं बताता हूँ, उनको खराब होने से बचाने के लिए हम किन रसायनों का प्रयोग करते हैं? सल्फाइड्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, बस एज ए फैक्ट याद रखोगे और भी बेस्ट रहेगा। विच सोडियम कंपाउंड्स इज मोस्ट पॉपुलर एडिटिव टू वेरियस आइटम्स सच एज सॉसेज, सलाद ड्रेसिंग्स एंड ब्यूरेजेस फॉर इट्स प्रिजर्वेटिव एक्शंस। यानी कि ऐसा कोई सब्सटेंस है जो प्रिजर्वेटिव एक्शन करता है, यानी कि फूड को संरक्षित करता है, सोडियम का एक कंपोनेंट है। ठीक है, और जो सॉस, सैलेड ड्रेसिंग और पेय पदार्थों जैसी विभिन्न वस्तुओं में मिलाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? आपको एज ए फैक्ट याद रखना दी बेस्ट रहेगा। फैक्ट के रूप में मैं बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट आप कभी सॉस की बोतल पर या फिर सलाद, जो आपकी जो जितनी भी सैलेड ड्रेसिंग के लिए जो केमिकल आता है स्पेशली, या फिर सॉस की बोतल पर देखना, उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा सोडियम बेंजोएट। जब हम उसकी मतलब सभी चीज़ों को देखते हैं कि किस किस से मिलकर बना हुआ है ये, तो उसमें सोडियम बेंजोएट भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? बहुत से जब हम ब्यूरेजेस को देखेंगे उनमें भी जो है आपका सोडियम बेंजोएट मिलेगा, क्योंकि वो उस चीज़ की लाइफ साइकिल को बढ़ा देगा, यानी कि खराब होने से बचाएगा। ठीक है, तो सोडियम बेंजोएट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट अभी पेप्रोनेलिन, एथिल एसीटेट, ब्यूटाइल्डिहाइड, नाइट्रेट्स आर सम कॉमन एडल्ट्रेंट्स यूज्ड इन। देखिएगा, इनमें से कुछ ऐसे सामान्य अपमिश्रक हैं जिनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, जो आपका एथिल एसीटेट है, कोई भी एक आता है तो अभी आपका काम चल जाएगा। पेप्रोनिल है, नाइट्रेट है, इनका प्रयोग आइसक्रीम के अंदर किया जाता है। आइसक्रीम की आप ये मान सकते हो विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए, उसको गाढ़ा करने, क्रीमी करने के लिए, ऐसे मान सकते हो उसको में फ्रेगरेंस के लिए, तो आपके आइसक्रीम्स के अंदर जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है क्वेश्चन को कि आपके जो पेप्रोनलिन है, एथिल एसीटेट है, इसका प्रयोग आइसक्रीम में किया जाता है। किसमें? आइसक्रीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी अच्छा केमिकल है, ये 3-4 केमिकल हैं आपको याद रखने हैं। फूड के लिए प्रयोग किए जाते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ए प्लीजेंट आलमंड एरोमा, यानी कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसका बादाम जैसा स्वाद है? ठीक है, दैट इज कॉमनली यूज्ड टू इम्पार्ट आलमंड फ्लेवर टू चॉकलेट एंड बेक्ड गुड्स। यानी कि जो मेनली चॉकलेट के अंदर और जो बेक्ड गुड्स होते हैं, सीखे हुए जो पदार्थ होते हैं, उनके अंदर से एक बादाम जैसी सुगंध आती है। वो बादाम नहीं होता, वो केमिकल होता है। तो उस केमिकल का नाम क्या है? उस कार्बनिक कंपाउंड का नाम क्या है जिसमें से बादाम जैसी सुगंध आती है? तो उसका नाम बता देता हूं मैं, डायरेक्ट ही आपको याद रखना है, ये भी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड जो है उसका नाम है, बेंजल्डिहाइड इज द राइट आंसर, बेंजल्डिहाइड। तो ये 3 कंपाउंड हुए हैं, इनको जो है आपको याद रखना है। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके सीजीएल में देखिएगा, यहाँ पर ये कंपाउंड पूछा गया, ये भी आपके किससे पूछा गया? फूड प्रिजर्वेटिव से ही पूछा गया, फूड के लिए ही पूछा गया। ये कंपाउंड पूछा गया आपके पेप्रोनोलिन वगैरह, ये भी फूड का सीजीएल के एग्जाम में था, सेम प्रश्न पूछे गए। ये भी सीजीएल के शिफ्ट में था, सोडियम बेंजोइट, ये भी फूड प्रिजर्वेटिव के लिए पूछा गया। तो सोडियम बेंजोइट है, और जो आपका पेप्रोनोलिन है, एथिल एसीटेट है, या फिर आपका जो है बेंजल्डिहाइड है, ये सारे के सारे आपके फूड प्रिजर्वेटिव मान सकते हो आप इनको। फूड को अच्छा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री मिनरल, सेडिमेंट्री मिनरल का मतलब अवसादी, जो धरती के नीचे दबे हुए हैं, ठीक है, नोन टू एवरीवन एज सॉल्ट, जिनको हम साल्ट के रूप में जानते हैं, यूजुअली फॉर्म्स इन एरिड क्लाइमेट वेयर सी वाटर इवोपरेट्स, वो मेनली शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है। तो इनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हेलाइट्स। क्या कहते हैं? हेलाइट कहते हैं। आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखिएगा, ये जो है आपके हेलाइट होंगे। जो हेलाइट मतलब हेलाइट आप मतलब होता है आपका जो नमक के लिए यूज किया जाता है हेलाइट, ठीक है। तो आपके जो साल्ट के लिए यूज किया जाता है हेलाइट, हेलाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कैरेक्टरिस्टिक गार्लिकी एडोर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू, देखिएगा चाहिए वो गार्लिक हो, लहसुन हो, चाहे प्याज हो, उनमें जो सुगंध होती है उसका रीजन होता है सल्फर।
उनमें जो सुगंध होती है वो किसकी वजह से होती है? सल्फर की वजह से होती है। चाहे वो आपका गार्लिक हो, चाहे वो आपका ओनियन हो, इनमें जो सुगंध आती है, गंध आती है, वो सल्फर की वजह से आती है, लहसुन और प्याज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जिसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड है, इसको मैं बता देता हूं ताकि आपको अच्छे लगे, समझ में आए अच्छे से। एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड इज ए synonym for which acidic liquid is used in kitchens around the world as the basic seasoning in preparation and cooking the certain food। तो किसका प्रयोग जो है हम मेनली खाना बनाने आदि के लिए जो हम करते हैं, जो मेनली किस में पाया जाता है? सबसे बड़ी एसिटिक एसिड पाया जाता है जिसमें। तो आपको सभी को पता है, बस यही बात है, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। 60 से 80%, 55 से 60 मान लो, 55 से 60 क्योंकि एग्जाम में यही आता है, 55 से 60% जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में। कास्टिक सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है वो कास्टिक सोडा होता है, और जो है वेनेनिन है, सेब का रस नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर एथेनोइक एसिड विनेगर में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स कैन बी यूज्ड एज नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब फूड को बचाना, संरक्षित करना है। देखिएगा, ऑप्शंस को नेगलेक्ट करो। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें एक ना एक नाम ऐसा मिलेगा जो फूड प्रिजर्वेटिव नहीं होगा। विनेगर फूड प्रिजर्वेटिव है भाई, ठीक है। उसके बाद चलो जिंजर का भी प्रयोग कर सकते हैं, अदरक भी फूड, वैसे अदरक का कोई रूल नहीं होता फूड प्रिजर्वेटिव, फिर भी मान लो एक मिनट के लिए। एप्पल और बनाना ये फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ये खुद खराब हो जाते हैं थोड़े दिन बाद, ये क्या फूड को प्रिजर्व करेंगे? काटो इनको। गार्लिक, लेमन, शुगर और जो है आपका विनेगर, ये मेरे को सही लग रहा है। लहसुन है, लेमन है, शुगर है शर्करा, और जो आपका विनेगर है सिरका, ये फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। एक मिनट के लिए होल्ड कर लो, मैं नहीं चाहता कि आप इसको डायरेक्ट ही आंसर ठोक दो। गार्लिक, एप्पल, साल्ट। एप्पल कर सकता है क्या? कहाँ कर सकता है यार, ये तो खुद खराब हो जाएगा। जिंजर, गार्लिक, बनाना, ये बनाना कहाँ करेगा? बस कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, नहीं भी आता था तो भी अगर आपने ऐसे ऑप्शन को नेग्लेक्ट किया है तो आप इजीली इसका आंसर कर पाओगे कि बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज यूज्ड टू रिमूव द स्किन फ्रॉम टोमेटोज, पोटैटोज एंड अदर फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स फॉर कैनिंग and as an ingredient in food preservatives that helps prevent mold and bacteria from growing in food। यानी कि डिब्बाबंदी के लिए टमाटर, आलू और अन्य फलों और सब्जियों से छिलके निकालने और खाद्य परिरक्षकों में एक घटक के रूप में किस यौगिक का जो है प्रयोग किया जाता है जो भोजन में फफूंदी और जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है? तो ये जो जीवाणुओं की और फफूंदियों की जो वृद्धि रोकने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा होता है। तो यहाँ पर हम NaOH जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं इसका प्रयोग करते हैं। किसका? कास्टिक सोडा जो होता है इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर जो होगा NaOH यानी कि कास्टिक सोडा जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे केमिकल्स हैं, थोड़ी केमिकल की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। आप एवरीडे केमिस्ट्रीज को मान सकते हो, बहुत ही मतलब दमदार क्वेश्चंस जो हैं ये आप मान सकते हो, आने वाले एग्जाम्स में दोबारा रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड टू प्योरीफाई वाटर एज द डिसइंफेक्शंस। यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज यूज करेंगे जिसमें टॉक्सिसिटी होगी। तो देखिएगा यहाँ पर आपका क्लोरीन ही आंसर आ गया, क्योंकि क्लोरीन को वाटर प्योरिफिकेशन में प्रयोग करते हैं, हम वाटर को प्योरीफाई करने में प्रयोग करते हैं। वाटर प्योरीफाई करने में प्रयोग जो है क्लोरीन का करते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, बैक्टीरिया को मार देता है और पानी को साफ कर देता है। इथेनॉल जो होती है इसको हम सिंपल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, अल्कोहल के नाम से जानते हैं, सिंपल अल्कोहल। C2H5OH जो है इसका फार्मूला होता है किसका भी, इथेनॉल को। इससे स्पिरिट, कप सिरप और बहुत सी मेडिसिन जो है बनाई जाती हैं। आपकी बियर, रम, ब्रांडी, विस्की ये सभी भी जो है आपके इथेनॉल से ही बनाई जाती हैं। फॉस्फोरस जो है आपका, फॉस्फोरस है ये कंपाउंड है, इसका इसमें प्रयोग नहीं होगा। टेफ्लॉन जो है आपका एक पॉलीमर है
जिसका प्रयोग नॉन स्टिक की जो बर्तन जो होते हैं, यानी कि न चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं, उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका भी? आपके टेफ्लॉन का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्लोरीन होगा। नेक्स्ट को देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटल सर्जरी। तो एनेस्थेटिक के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी? देखो भाई, रेडोन, आर्गन, ईलियम, ये ऐसे ही ऑप्शंस नेगलेक्ट हो रहे हैं। अरे भाई, ये तो ऐसे ही ऑप्शन नेगलेक्ट हो रहे हैं। आप कहोगे सर इसका कैसे कर लेंगे? N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस है, इसका प्रयोग कर देंगे तो दांत रुकेंगे ही नहीं, उसकी सर्जरी कैसे होगी भाई? डेंटल सर्जरी करनी है तो यहाँ से तो हंसी हंसी आएगी, हंसी रुकेगी नहीं तो कैसे सर्जरी होगी? अरे भाई, ये एक एनेस्थेसिया भी है, ज़्यादा अगर इसको दे दोगे तो ये बेहोश कर देगा, कम मात्रा में दोगे तो ये लाफिंग गैस का काम करेगी। ठीक है, उस टाइम पर ये लाफिंग गैस का काम करेगी। कहीं आप ये सोचते हो ऐसे ही हंसाएगी ये। ठीक है, तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन, गर्मा गर्म क्वेश्चन जो हमने कर लिए हैं, सारे के सारे 300 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।